आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर। आज जो हमारा हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए यूनिट 6 जो है, जिसमें उपन्यास लगे हुए हैं, उसका हम आज तीसरा उपन्यास जो लगा हुआ है, गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आप जल्दी से, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे और क्लिक करेंगे। आप लोगों ने वहाँ से क्लिक करा होगा, मैंने यहाँ क्लिक करके आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। गोदान इकाई 6 में है। किसमें? इकाई 6 में आपका गोदान और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। तो चलिए देखते हैं। उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और प्रकाशन वर्ष है 1936 में। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा इसमें प्रकाशन वर्ष हुआ था। किसमें हुआ था? हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, और जो बम्बई में है, इसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही, जो वाराणसी में है, बनारस में है, वहाँ पर हुआ था। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुई, बनारस में हुई है। पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव, अन्य नाम था इनका नवाब राय। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र उपाध्याय ने, जो शरद चंद्र उपाध्याय हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, जो शरद चंद्र ने इन्हें बोला है उपन्यास सम्राट। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं बच्चों की। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो गोदान क्या है? प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। कैसा है? सबसे महत्वपूर्ण है। एक अंतिम उपन्यास अधूरा उपन्यास भी है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए हैं, वो अधूरा ही मंगलसूत्र के रूप में रह गया है। लेकिन मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, लेकिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास किसे माना गया? गोदान को। इसमें भारतीय ग्राम समाज, इसमें क्या दिखाया है? याद रखिए, इसमें भारतीय ग्राम होता है। ग्राम मतलब गांव। भारतीय गांव में का समाज कैसा है? कृषक जीवन कैसा है? किसान का जीवन कैसी है? किस तरह की विसंगतियों से और शोषण का शिकार होता रहता है, उसके विविध रूपों का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। गोदान ग्राम्य जीवन, जो गांव का जीवन होता है, और कृषि संस्कृति का महाकाव्य। ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ये उपन्यास ही है, महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में आपको प्रगतिवाद भी मिलेगा, गांधीवाद भी देखने को मिलेगा, और मार्क्सवाद, जिसे साम्यवाद भी कहा जाता है, इसके पूरा ही चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिला है। इस उपन्यास में 2 कथाएं एक साथ चलती हैं। ग्रामीण कथा मुख्यतः आधिकारिक है तथा नगर की कथा गौड़ अथवा प्रासंगिक है। तो 2 कथाएं चल रही हैं, एक तो शहर की, एक गांव की, लेकिन नगर की जो कथा है तो मेन है, मुख्य है, और जो दूसरी है वो गौड़ कथा मानी गई है, जो प्रासंगिक भी है। उपन्यास के प्रमुख पात्र जो प्रमुख पात्र हैं, होरी है, एक किसान, तथा गोदान का नायक है। जो नायक है उपन्यास का वो होरी है, धनिया होरी की पत्नी, तथा उपन्यास की नायिका के रूप में आई है। और सोना होरी की पुत्री, रूपा होरी की पुत्री। सोना और रूपा जो है होरी की पुत्री हैं। राय साहब जमींदार सेमरी गांव का निवासी है। तो सेमरी गांव का, याद रखिए कौन सी गांव का वर्णन किया गया? सेमरी गांव का निवासी है। दाता दीन जो है महाजन है, इनसे गांव के लोग पैसे उधार लेते हैं। मिश्रा मेहता जो है होरी, जहां ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मेहता शहरी शिक्षित वर्ग का वह निर्भीक आलोचक तथा यथार्थवादी पुरुष है। सत्यवादी पुरुष माना जाता है, यथार्थवादी पुरुष माना जाता है। मिस्टर मेहता एक निर्भीक आलोचक तथा यथार्थवादी पुरुष है। और शिक्षित वर्ग का, ये जिस तरह से गाँव में होरी हैं, उसी तरह से शहर में मेहता साहब है। मालती शहरी शिक्षित तथा स्वावलंबी नारी है। जो मालती पात्र है शहरी है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, और स्वावलंबी नारी है, इसके अंदर स्वावलंबीपन है। गोदान और प्रेमचंद से संबंधित साहित्यकारों के कथन हैं। इम्पोर्टेंट बच्चों ये कथन रहते हैं जो हम आपके लिए दे रहे हैं, तो देख लीजिए। मुंशी जी किसानों के कवि हैं। उनके सुख दुख में
उनके उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके पास रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा है, क्या बोला है मुंशी जी जो हैं प्रेमचंद मुंशी जी किसानों के कवि हैं, उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति हैं। ये बाबू गुलाब राय कहते हैं। गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है, आईना है। दर्पण मतलब आईना है, ये दर्पण लिखा हुआ है तो आना है। वह सामान्य और मध्य वर्ग का समस्याओं को लेकर चलता है। प्रेमचंद जी ग्राम्य जीवन को चित्रित करने में कैसे सिद्धस्त थे ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर विशंभर मानव लिखते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पद्दलित, अपमानित और निष्पेषित, अच्छी तरह से पिसा हुआ कृषकों की आवाज़ थे। देव बोलते, कानून कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमियत वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल है, जुतने के लिए पैदा हुए हैं। गोदान प्रेमचंद कहते हैं, उत्याद का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन असंभव है। राम शर्मा कहते हैं, गोदान के संदर्भ में प्रेमचंद ने कहा, ये वाला कानून कहता है हम तुम आदमी है, इसमें आदमियत कहाँ है। आदमियत वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए। गोदान में प्रेमचंद, गोदान के बारे में प्रेमचंद बोलते हैं। होरी का चरित्र भारत के अज्ञ किसान का चरित्र है। गोदान उसके भागीरथ प्रयत्न की गाथा है। रामविलास शर्मा बोलते हैं, गोदान विश्वास साहित्य का अमर कृतियों में स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्य बन गया। डॉक्टर मक्खन शर्मा बताते हैं, मैं कम्युनिस्ट हूँ, किंतु मेरा कम्युनिज्म केवल इतना ही है कि हमारे देश में जमींदार सेठ आदि कृषकों के शोषक हैं ना रहे। मुंशी प्रेमचंद बोल रहे हैं। गोदान और प्रेमचंद से संबंधित साहित्यकारों के कथन इस तरह से हैं, अभी हमने पढ़ लिया। मुंशी जी किसानों के कवि, उनके सुख दुख में शरीक होने के साथ उनके रोने हंसने का सहृदय व्यक्ति बाबू है। ये हमने सारे पढ़े हुए हैं। अब पात्र योजना जान लेते हैं। होरी, सबसे पहला पात्र होरी आता है। गोदान का होरी अपने यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द नजर आता है। ये सत्यवादी है। कुछ बातों में वह उदात्त मूल्य से बिल्कुल परे दिखता है, जैसे बांस की कटाई में से भाइयों से 5 रुपए की बेईमानी, गांव वालों के सामने पत्नी की पिटाई करना आदि। ये सारी चीज़ें होरी में नजर आती है। होरी किसानी व खेती की मर्यादा के भाव से युक्त है। उसे लगता है कि 1000 कष्टों के बावजूद भी खेतों में जो सुख है वह मजदूरी में कहाँ है। और गोबर इसी का बेटा है। घोरी का बेटा जो है उसका पुत्र का नाम है गोबरी है। अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है। गोबर विद्रोही पीढ़ी का किसान है। गांव में शहर दोनों स्तरों पर यह शोषणकर्ताओं का जवाब देता, चाहे गांव में उसका शोषण कोई कर रहा हो तो उसका भी जवाब देता है, और शहर में अगर उसका शोषण हो रहा हो तो उसका भी जवाब देता है। धनिया के बारे में, धनिया सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था में नारी जाति की गरिमा से युक्त चरित्र है। और ये किसकी पत्नी है? होरी की पत्नी है। आर्थिक सामाजिक परेशानियों व तंगहालियों से इसने कटु भाषणी बना दिया है। मीस बहुत ज़्यादा कटु बोलने वाला बना दिया है। राय साहब ग्रामीण कथा व शहरी कथा के बीच में एक कड़ी है। सामंती प्रवृत्ति से सराबोर हैं। शोषण मूलक चरित्र का परिचायक हैं, शोषण करते हैं। मिस्टर खन्ना पत्नी गोविंदी हैं इनकी। मिस्टर खन्ना व्यवसायवादी शुद्ध मुनाफा को प्रमुख मानते हैं, उनके लिए मजदूरों का हित नगण्य है। मुखौटा धर्मी चरित्र एक तरफ खद्दर पहनते हैं, वे दूसरी तरफ फ्रांस की शराब पीते हैं। मिस्टर मेहता व मिस मालती शहरी कथा के मुख्य पात्र हैं। मिस्टर मेहता का चरित्र पूरी तरह से अंतर्विरोधी मूलक है। पुरुष व स्त्री के लिए उनकी सोच अलग अलग है। एक तरफ इन पर युगीन सामंती मानसिकता का प्रभाव, तो दूसरी तरफ आधुनिक स्वच्छंदतावादी का भी। मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली चरित्र हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, परंतु पुरुषों से आर्थिक लाभ लेना व स्वच्छंद प्रकृति वाली हैं। उद्देश्य चरित्र की प्रकृति के अनुकूल जीवित भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण व शहरी कथा के माध्यम से तत्कालीन औवेशिक पूंजीवादी सामंती व महाजनी शोषण की तस्वीर पेश की है। गोदान प्रेमचंद के यथार्थ से समेटने वाला उपन्यास है। समकालीन समाज की समस्याएं, अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का चित्रण है। प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास हैं
सेवा सदन प्रेम आश्रम रंग भूमि कायाकल्प निर्मला गबन कर्म भूमि गोदान और मंगलसूत्र अपूर्ण मीस अधूरा उपन्यास है। तो आप देख सकते हैं, तो सेवा करी फिर प्रेम मिला, प्रेमाश्रम मीस प्रेम मिला, प्रेम मिलते ही रंग भूमि हुई मीस युद्ध का मैदान छिड़ गया, युद्ध के मैदान में कायाकल्प हो गई, शरीर का सत्यानाश हो गया और तब सत्यानाश होता है तो निर्मला मिल जाती, निर्मल मन हो जाता है। निर्मला जब निर्मला मिलती है तो गबन कर ले जाती है और गबन में ही कर्म भूमि प्राप्त होती है कि अब हमारा कर्म क्या है, कर्म भूमि के चलते ये गोदान कर देते हैं और गोदान करते इनका मंगलसूत्र अधूरा रह जाता है। जो मंगलसूत्र बांधने की भावना थी निर्मला के साथ वो अपूर्ण रह जाती। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सेवा करके प्रेम मिला, प्रेम करके प्रेम जब जहाँ होता है तो लड़ाई होती, तो प्रेम से रंगभूमि हो गई, रंगभूमि में जब हमारा युद्ध होता है, रंगभूमि मतलब युद्ध क्षेत्र में हमारे कायाकल्प हो जाती, काया का जो शरीर है उसके पूरा बॉडी कायाकल्प हो जाती, कहीं ना कहीं निशान हो जाते, तब निर्मला आती हैं और निर्मला उस कायाकल्प को ठीक करने का वादा करती हैं और वादा करते करते सारी पैसा वो गबन करके ले जाती हैं। तब समझ में आता हमारा सब कुछ गबन हो चुका है, तो हमारी कर्म भूमि क्या रह गई, हमने क्या क्या कर्म करते हैं उसको याद करते हुए भगवान के लिए गोदान कर देते और इनका मंगलसूत्र की जो भावना आती है अपूर्ण रह जाती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं ये। तो सेवा सन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1930, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस तरह से ये आपको नेट जेआरएफ में पूछे रहते हैं। अब सारांश देख लेते हैं। सारांश है उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी। होरी का एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा की सूचक भी है कि सब लोग कहते हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास मालदार आज के टाइम में जोड़ के देखेंगे, आज के टाइम पे जिसके पास जितनी अच्छी कार होगी तो वो उसकी उतनी अच्छी प्रतिष्ठा के रूप में मानी जाती है। वही बात उस समय एक गाय के रूप में थी कि जिसके पास उसकी संपत्ति क्या है, गाय है। अगर गाय है तो बहुत अच्छा इंसान है, उसके अमीरी से समझा जाता था। और इसी तरह से लालसा रहती है लोगों की गाय हो। आज के समय में बहुत अच्छी कीमती घरों की मीस कि हमारी कोठी ऐसी हो, हमारा बंगला ऐसा हो, हमारा घर ऐसा हो, हमारे पास ये कार हो, हमारे पास ये बाइक हो। इस तरह की लालसाएं रहती हैं आज के लोगों में। लेकिन उस समय के लोगों में जो आलसा थी किसान वर्ग के उसमें कि एक गाय को पालने की आलसा थी जो होरी में दिखाई देती। जैसे तैसे उसने भोला से एक गाय उधार ले भी ली, पर होरी के भाई हीरा ने ईर्ष्यावश में जलन के कारण, उससे ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या के गाय के को जहर देकर मार डाला। होरी पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा, में मुसीबतें ही पड़ी। इसी गाय के कारण उसके पुत्र गोबर और भोला की विधवा पुत्री जुनिया का प्रेम हुआ तथा शादी से पहले एक लड़का भी हो गया। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डांड लगाती है कि तुम्हें अगर बिरादरी में रहना है तो तुम्हें कितना अनाज देना पड़ेगा। 100 रुपये देने पड़ेंगे नकद और 30 मन अनाज देना पड़ेगा। तो 30 मन अनाज के लिए बोल दिया जाए। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ भाग जाता है। गोबर जो है झुनिया को अपने घर ही छोड़ जाता है और शर्म के मारे वो लखनऊ भाग जाता है। तथा होरी को समाज का को भाजन बनना पड़ता है, पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ा, हीरा के परिवार का पालन पोषण करना पड़ा, भोला की खरी खोटी सुननी पड़ी, किसान से मजदूर बना। होरी अंत में अपनी परिश्रमशीलता के चलते स्थिति में आ गए। मरने वाली स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी का अंतिम समय इनका परलोक तभी सुधरेगा तब इसका गोदान करा दिया जाए। जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को उससे दान मांगा जा रहा है कि उसे दान के रूप में कि ये अब इनकी मृत्यु का समय हो गया, ये मर रहे हैं, तो इनको जो मृत्यु के बाद के कर्मकांड होते हैं उसमें गोदान करना पड़ेगा। तो गोदान मांग रहे, तो वही लालसा जो जिंदगी भर एक गाय को रखने की थी वो गोदान के रूप में दी जा रही है।
यह परिरमा नहीं और क्या है, किसान के जीवन की इस ट्रेजिडी को ही गोदान प्रस्तुत करता है कि ट्रेजिडी क्या है, इन सब को ये प्रस्तुत कर रहा है। यही परी उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो आप देखते हैं किस तरह का ये उपन्यास है। सारी कृषक वर्ग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से हो रही की किसान से मजदूर बन जाती, इसकी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती, इन सब का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए, यहाँ पर आपका ये हमने विस्तार पूर्वक इसके पात्र परिचय हर चीज़ जान ली है। आपको आशा है थोड़ा बहुत इसका सारांश के रूप में चीज़ें पता चली होंगी। ये एक रिकैप क्लास थी जिससे आपको समझ में आ जाए और आपका रिकैप हो जाए इसमें है क्या इसका उपन्यास में। तो चलिए, अगले उपन्यास लेकर आपके पास जल्दी ही हम आएंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें, अपने फ्रेंड्स को बताते रहें जिससे हमारी वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।